Good morning, students. Now we will start the new chapter, that is electromagnetic induction. So in electromagnetic induction we will study about its basic and then afterwards we will study about the magnetic flux. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? देखो जी, 1820, ठीक है, जब क्रिश्चियन ऑर्स्टेड इन्होंने कहा कि एक करंट कैरिंग वायर में या करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जा रहा है, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन। ठीक है, करंट से करंट जैसे इस वायर में फ्लो हो रहा था उसके नीचे मैग्नेटिक कॉम्पास रखा एंड द कॉम्पास वाज शोइंग द डिफ्लेक्शन that indicates that magnetic field was developed around the current carrying wire। तो एक करंट से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ। तो लोगों ने सोचा कि यूनिवर्स में क्या होता है कि सिमेट्री मेंटेन होता है। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो जरूर मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो नेचर में ऐसी सिमेट्री पाई जाती है। जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा दिखाई दे रहा है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ऐसा साइंटिस्ट सोचने लगे और जस्ट इसके 10 साल बाद 1830 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके ये प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो दैट फिनोमिना इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन। अब वो देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस हुआ था, माइकल फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आफ्टर दैट दे हैव कंक्लूडेड दैट कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो लोगों ने माइकल फैराडे से पूछा कि भाई थोड़ा सा जो करंट प्रोड्यूस हुआ है तो उसका क्या इस्तेमाल होगा, क्या यूज़ होगा। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी। आज जो ये छोटी सी डिस्कवरी है, कल ये कुछ बड़े बड़े चीज़ों को डिस्कवर करने में हेल्पफुल रहेगी, ऐसा माइकल फैराडे ने कहा था। तो यू हैव अंडरस्टूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन का मतलब क्या है कि पहले उसमें करंट नहीं था लेकिन बाद में करंट आ गया था। ठीक है, तो विद दैट वी विल सी कि हाउ द करंट वाज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल्स। ओके, सो बिफोर दैट वी विल स्टडी मैग्नेटिक फ्लक्स कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो जी, इसको ध्यान समझना है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में नहीं आया तो इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट का प्रोडक्शन होता है, तो वो टोटली डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो फ्लक्स, यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द गॉस थ्योरम। सो सेम थिंग यहाँ पर, वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फ्लक्स मीन्स फ्लो, फ्लो ऑफ इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लूप को अगर मैं नदी के अंदर, जैसे नदी के पानी ऐसे है बह रहा है, ठीक है, और मैं इस लूप को इस पानी के अंदर डाल देता हूँ, तो दिस इज माई फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज माई सेकेंड पोजीशन। तो आपको ये बताना है कि किस पोजीशन में पानी इस लूप से मैक्सिमम पास होगा। एक पोजीशन ऐसा है, पानी फ्लो हो रहा है, एक पोजीशन ऐसा है, पानी फ्लो हो रहा है। तो किस पोजीशन में जो पानी है वो ज़्यादा फ्लो होगा? डेफिनेटली यू विल से सर इन दिस पोजीशन द फ्लो ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस एक्टिविटी से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखो जी, समझो जरा इसको। जैसे
मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, जिसका टोटल एरिया है ए, जिसका टोटल एरिया है ए। ये छोटा सा एरिया लिया मैंने डी ए। क्या लिया एरिया? डी ए। यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। एज यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इस छोटे से एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो जी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय दिस। वहाँ पे हम लोग लिखते थे फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे लिखेंगे फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डी एस या डी ए ले लो। डी ए का मतलब छोटा सा एरिया। अब ये छोटा सा एरिया को लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, हम लोग इसको एरिया वेक्टर मान लेते हैं। एरिया वेक्टर कुछ कंडक्ट, एक्चुअली एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इन सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इट इज कन्वीनियंट टू ट्रीट एरिया एज ए वेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ जो है डी एस वेक्टर। डी एस मतलब स्मॉल एरिया या डी, इसको डी एस ही ले लो, ये तो ए ही ले लो, कोई बात नहीं। डी ए वेक्टर। अब वेक्टर के फॉर्म में कैसे, जैसे आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये डी ए वेक्टर कितना हो जाएगा? एन कैप डी ए, ठीक। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द नॉर्मल, जैसे ये आपका सरफेस है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा निकल रही है, तो जो एंगल है इस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो एंगल लिया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब ये डी ए है, तो बी डॉट डी ए, तो इसको एरिया वेक्टर माना, ये वेक्टर है, तो बी डॉट ई, थोड़ा सा एरिया है तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो होगा। टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? फाई एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। समझ में आ रही बात? ये टोटल जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कितना आ जाएगा? टोटल दैट विल गिव्स यू द, ये डी एस डी एस डी एस पूरा जोड़ के जो आएगा ये आपका, दैट विल गिव यू द टोटल फ्लक्स। और ये कितना आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा। इफ यू रिमूव द डॉट प्रोडक्ट दैट विल गिव यू द कॉस थीटा। तो ये आपका आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखो इसमें केस नंबर 1, केस 1, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज parallel, when magnetic field is acting parallel or tangentially to the surface, ठीक है। क्या मतलब हुआ? ये आपका सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रही है। when magnetic field is acting tangentially or parallel टू द सरफेस, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये हो गया, नॉर्मल आपका ये हो गया, एंगल कितना? 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। अभी आपने कहा था कि सर कॉइल जब इस पोजीशन में रहेगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फ्लो मैक्सिमम होगा, और कॉइल अगर इस पोजीशन में है तो फ्लो कम होगा। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, सरफेस के अलोंग पैरेलल है, तो फ्लो क्या हो रहा है? 0, ठीक है। केस नंबर 2, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी आपका जो सरफेस है ये सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, बी है।
तो इस पर नॉर्मल इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर एंगल कितना है 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लक्स मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1 और b इंटू ए। समझ में आ रही बात ये। जब आपका ये सरफेस ऐसा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं cos 90 लगा दिया, फ्लक्स 0। लेकिन इस पोजीशन में तो फ्लो जी मैक्सिमम होगा ना इस सरफेस से। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सरफेस। अब ये आपका सरफेस है, तो अब इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे आएगी तो फ्लो ज़्यादा होगा ना। तो परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल ड्रॉ किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर सरफेस ऐसे है तो इसका नॉर्मल इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी टेंजेंशियली अगर लिखा हुआ आता है या पैरेलल लिखा हुआ आता है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। क्लियर है चीज़ ये। तो ये होता है नोट मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अब देखो जी इसका SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, कैपिटल W स्मॉल b, ठीक। और CGS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स इज मैक्सवेल, ठीक है। अब दोनों को रिलेट करते हैं तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल, ये कैसे आता है जी, इनका रिलेशन देखो जी। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितना BA, तो 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर आएगा भाई। 5 इज इक्वल टू क्या होता है B इंटू A, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, एरिया का 1 मीटर स्क्वायर, और एक मैक्सवेल कितना हो जाएगा, एक मैक्सवेल हो जाएगा 1 गाउस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से कि 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला में कितना होता है 10 के पावर 4 गाउस, और 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा ये 10 के पावर 1 मीटर में 100, 2 0 यानी 4 0, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 10 के पावर, बेसिस आर सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, तो गाउस इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर है। तो इस तरीके से ये रिलेशन आता है CGS और SI यूनिट में। क्लियर है चीज़ ये। थैंक यू।